जय हिंद स्टूडेंट्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में ब्रिटिश पार्लियामेंट की कि ब्रिटिश पार्लियामेंट किस तरीके से वर्क करती है, उसके फंक्शंस क्या होंगे और उसके हाउसेस कितने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी देश में शासन व्यवस्था है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट तो होता है लेजिस्लेचर, सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड होता है जुडिशरी। यहाँ हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की, लेजिस्लेचर की, जिसका प्रत्येक देश में अलग अलग नाम होता है और ब्रिटेन में इस लेजिस्लेचर का नाम है, मतलब जो कानून बनाने वाली संस्था है उसका नाम है पार्लियामेंट। और अगर इंडिया में बात करते हैं तो इसका नाम होता है संसद, जिसे भारतीय संसद भी कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला हाउस है, मतलब ब्रिटेन में जो संसद है उसके 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यहाँ हम केवल बात कर रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की। अब बात करते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स का कंपोजिशन कैसा है या उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इस समय कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या 650 है। वर्तमान में यूके में 650 निर्वाचन क्षेत्रों में इसको बांटा गया है, जिसमें 529 तो इंग्लैंड से लिए गए हैं, 40 है वो वेल्स से लिए गए हैं, 59 स्कॉटलैंड से और 18 है वो नॉर्थ आयरलैंड से सीटें हैं। ये सब सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। ब्रिटेन में जून 1970 में किए गए परिवर्तन के अनुसार 18 साल का कोई भी लड़का लड़की वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है। इससे पूर्व कुछ सदस्यीय जो सीटें थी वो बहु सदस्यीय थी, लेकिन वर्तमान में सभी जो सीटें हैं वो एकल सदस्यीय कर दी गई है। कॉमन सभा के एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं को प्रतिनिधित्व किया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसका कार्यकाल कितना है। हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल 5 साल का है, सेम इंडिया के जैसे इंडिया में लोकसभा का 5 ईयर का है, वहाँ पर भी हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल 5 वर्ष का है। आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हुआ था। प्रधानमंत्री ऐसा उस समय करता है जबकि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और वह जनता से दोबारा शक्ति प्राप्त करने की अपील कर सकता है। सदन का अधिवेशन कब होगा? कॉमन सभा का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही प्रारंभ होता है। ब्रिटेन में यह प्रथा है कि वर्ष में एक अधिवेशन बुलाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। इसकी सदस्यों की गणपूर्ति है, 40 मेंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब इसकी कहीं पर भी मीटिंग्स होती है तो इस मीटिंग में इतने अगर मेंबर है 40 तो मीटिंग हो जाएगी, कोई भी डिसीजंस लिए जा सकेंगे। पदाधिकारियों की अगर बात करते हैं तो अध्यक्ष या स्पीकर इसका मेन पदाधिकारी होता है, वही सदन की सभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष भी होता है, इसके साथ ही अन्य अधिकारी भी इसमें कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन सभा की पावर्स और फंक्शंस क्या क्या है। तो कॉमन सभा वहाँ का क्या है? जनता द्वारा निर्वाचित सदन है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, इसलिए ये सदन इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर लोकसभा, वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसकी शक्तियाँ और कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है विधि निर्माण संबंधी कार्य या शक्तियाँ। विधि निर्माण के क्षेत्र में इसकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? इसके द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है और कानून निर्माण के क्षेत्र में इसकी शक्तियाँ सबसे प्रमुख स्थान रखती है। इसमें राजा की स्वीकृति भी चाहिए होती है, लॉर्ड सभा भी इसको पारित करती है, लेकिन लॉर्ड सभा और राजा की स्वीकृति है वो केवल नाम मात्र की ही होती है। वे इसमें केवल 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है, इससे अधिक उनकी शक्ति नहीं होती है। दूसरा जो इसका पावर है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का, तो ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल कॉमन सभा का होता है, लॉर्ड सभा का नहीं होता। कॉमन सभा मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी है और कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और अन्य शक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करते हैं
तो वित्तीय शक्तियों के संबंध में भी हाउस ऑफ कॉमन्स ही इम्पोर्टेंट है। जनता की कॉमन सभा को बजट के संबंध में अंतिम शक्तियां प्राप्त है। बजट के संबंध में कॉमन सभा का एकाधिकार है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही पहले प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात 1 माह का समय बीत जाने तक लॉर्ड सभा यदि उन्हें स्वीकार नहीं भी करती है तो भी वे कानून का रूप धारण कर लेते हैं। अन्य कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो जनता की राय को एक्सप्रेस करना इसका कार्य है, लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, जनता की शिकायतों को सुनना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉमन सभा देश का मिरर होता है, दर्पण है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश संसद में जो सेकंड हाउस है वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करते हैं। इसकी शक्तियाँ कम है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रचना की, इसका कंपोजिशन क्या है। इसकी सदस्य संख्या बदलती रहती है। 1 जनवरी 2011 को इसकी सदस्य संख्या लगभग 741 थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड सभा की रचना कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनी होती है और इसमें कौन कौन से सदस्य हैं ये इस तालिका में देखकर आपको पता लगेगा। इसमें मजदूर दल के, इसमें अनुदार दल के, कंजर्वेटिव पार्टी के, लिबरल पार्टी के, अन्य पार्टियों के सदस्य हैं। आजीवन लाइफ टाइम पीयर्स हैं, वंशानुगत है, आध्यात्मिक लॉर्ड है और यहाँ पर आपको टोटल लॉर्ड्स इन्होंने बता रखे हैं। आजीवन पीयर मतलब एक बार अगर इनकी सदस्यता प्राप्त हो जाती है तो वो उनकी मृत्यु तक रहती है। वंशगत पीयर का मतलब होता है कि अगर उनके पिता हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं तो उनके पुत्र भी इसके मेंबर होंगे। आध्यात्मिक लॉर्ड इसमें बिशप, चर्च वाले जो व्यक्ति हैं वो शामिल होते हैं। तो टोटल कितने कितने सदस्य इसमें शामिल है ये यहाँ पर है। अब है लॉर्ड सभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। लॉर्ड सभा का सभापतित्व स्पीकर करता है। वह पदेन सदन की अध्यक्षता करता है। राजा की ओर से कुछ ऐसे अन्य पीयर भी नियुक्त होते हैं जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करते हैं और जो उपाध्यक्ष कहलाते हैं। इसके अलावा लॉर्ड सभा की गणपूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो औसतन जो उपस्थिति है इसकी वो 408 के आसपास रहती है, लेकिन 3 सदस्य भी अगर इसके प्रेजेंट रहते हैं तो भी इसकी मीटिंग्स हो जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं लॉर्ड सभा के कार्य और उसकी शक्तियाँ की, तो शक्तियों में इसका काम है परामर्श प्रदान करना, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यकारिणी और न्यायिक शक्तियाँ। लेकिन जैसे आपने हाउस ऑफ कॉमन्स पढ़ा है तो उसमें आपको पता है कि इसकी ये शक्तियाँ केवल नाम मात्र की है। पहले हम बात करते हैं परामर्श संबंधी शक्तियों की। जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है तो मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे देता है, तो क्वीन को परामर्श देने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। विधायी शक्तियों में भी पहले इसका महत्व था, वर्तमान में इसका महत्व कम हो गया है। वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो वित्तीय शक्तियां भी यहाँ पर पहले इसके पास अधिक थी, अब ये केवल 1 महीने के लिए इसको रोक सकती है, इससे ज़्यादा इसके पास शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। कार्यपालिका शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो केवल कॉमन सभा ही मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है। लॉर्ड सभा की यहाँ पर शक्तियाँ नहीं है, लेकिन इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है, लेकिन न्यायिक शक्तियाँ भी वर्तमान में ख़त्म हो चुकी है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।